हेलो दोस्तों। तो आज था फीमेल सुपरवाइज़र का पेपर और आज के फीमेल सुपरवाइज़र के पेपर में जो इंग्लिश का सेगमेंट आया था ना, हम उसे इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन से वाले क्वेश्चन का कौन सा वाला राइट आंसर था, उस सबको देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो एक एरर बेस्ड क्वेश्चन है। पूरे पेपर में मुझे सिर्फ एक ही एरर बेस्ड क्वेश्चन दिखा है इंग्लिश के सेगमेंट से। टोटल क्वेश्चंस 10 थे जिसमें से एक अभी आप देख रहे हो कौन सा है, एरर बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। ए सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स दिए गए सेंटेंस के और आपको बताना है कि एरर कौन से वाले पार्ट में है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 था दोज टू मैन वर। दोज टू मैन वर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। टू मैन के बारे में भी बात की है, दोज भी है एंड वर भी है, सब ठीक है। क्वारलिंग विद वन एंड अदर, यहीं पे तो खराबी है। जब भी दो के बारे में बात की जाती है तो जो करेक्ट फ्रेज इस्तेमाल होता है ना, वो क्वारलिंग विद वन एंड अदर नहीं होता, वो क्वारलिंग विद ईच अदर होता है। तो यहां पर ईच अदर होना चाहिए था, वन एंड अदर नहीं होना चाहिए था। क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, ये भी करेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, कॉमा लग जाता और बाद में यहां पर आ जाता सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर जो आंसर सही होने वाला था वो इसका बी पार्ट होना था। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। जिनने बी पार्ट टिक किया होगा उनका आंसर करेक्ट रहेगा, उन्हें 1 मार्क मिल जाएगा। विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। बट अच्छा, तो ये स्पीच आपके पास दी हुई है, आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स लगाने थे और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल ये होता है कि जब भी यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होता है, आगे का सेंटेंस भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करके पास्ट में आ जाता है। ठीक है, देखो ही सेड दैट ही हैज टू गो एट वंस। हैज टू तो आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट से जब भी आपका सेंटेंस जो है वो चेंज होगा, इनडायरेक्ट की तरफ जाएगा, तो वो अपने साथ कुछ पास्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब देता। मतलब पहला वाला तो बिल्कुल क्रॉस है। दूसरा देखिए, ही सेड दैट ही हैड गॉन एट वंस। ही हैड गॉन एट वंस कैसे आएगा? मस्ट को, जो आपको मस्ट को चेंज करना है। मस्ट जो चेंज होता है ना स्टूडेंट्स, जो मस्ट होता है जब वो चेंज होता है वो बन जाता है हैड टू। मतलब जहां पर हैड टू दिया होगा ना वो ही सही होगा। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, तो क्या आएगा? ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस, या फिर ही आस्क्ड इफ ही हैड टू गो एट वंस। डी तो अगेन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है बिगिनिंग में, ये सिर्फ तब आता अगर सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में होता। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होता वो होता बच्चों आपके पास सी पार्ट। ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके पास यहां पर दिया हुआ है ये नरेशन बेस्ड है। पहला वाला एरर बेस्ड था, ये नरेशन बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन ही डैश इट। मैं जॉन की पक्का हेल्प करूंगी। पहले तो ये सेंटेंस, ये वाला जो क्वेश्चन है वो टेंस के पोर्शन से। टेंस, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, मैं जॉन की पक्का हेल्प करूंगी। ही डैश इट डिजर्व्स, विल डिजर्व, डिजर्व या डिजर्व। अगर डिजर्व तो नहीं आएगा, डिजर्व का मतलब डिजर्व करता था, लेकिन नहीं मैं हेल्प करूंगी तो इसका मतलब वो डिजर्व करता है। डिजर्व करता है तो वहां पर आएगा स्टूडेंट्स डिजर्व्स। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होना था। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो मॉडल से था। ठीक है, अब यहां से सवाल ये है कि इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए कौन सा वाला मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है? अब देखो, अगर आपने मेरे मॉडल्स के लेक्चर देखे होंगे
तो आपको ये पता होगा कि नेसेसिटी दो वर्ब शो कराते हैं। एक तो मस्ट बहुत ज़रूरी नेसेसिटी शो कराता है, एक स्टूडेंट्स हैव टू शो कराता है नेसेसिटी। ठीक है, शुड भी कराता है, लेकिन शुड थोड़ी माइल्ड कराता है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिया, उस बेसिस पे पता लगेगा। यू शुड टेक अ ब्रेक, यहाँ पर दिया यू के साथ शुड। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू माइट टेक अ ब्रेक और यू विल टेक अ ब्रेक। देखो मैं डी पार्ट से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यू विल टेक अ ब्रेक का मतलब है कि फ्यूचर, विल का मतलब तो आपको पता होगा ना, विल का मतलब फ्यूचर एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है ये, और ये शो कराता है सर्टेनिटी कि ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसिटी तो कहीं किसी भी हिसाब से है नहीं, एक है फ्यूचर एक्शन, एक है सर्टेनिटी, तो डी तो नहीं आता। यू माइट टेक अ ब्रेक, माइट का मतलब क्या होता है? माइट का इस्तेमाल हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, एक पॉसिबिलिटी को शो कराने के लिए, एक सजेशन को शो कराने के लिए। वहाँ पर भी नेसेसिटी कहीं नज़र नहीं आती। यू कैन टेक अ ब्रेक, कैन मतलब तुम इतने काबिल हो कि तुम ब्रेक ले सकते हो, या फिर मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ कि तुम ब्रेक ले सकते हो। तो यहाँ पर कैन जो है, कैन भी नेसेसिटी शो नहीं कराता क्योंकि कोई और परमिशन दे रहा है। हाँ, अगर मस्ट वाला यू मस्ट या यू हैव टू होता तो मैं ज़रूर कहती कि वो नेसेसिटी शो करा रहा है। तो बच गया हमारे पास यहाँ पर शुड। शुड भी हमें एडवाइस या रिकमेंडेशन देता है, और ख़ास करके ऐसी एडवाइस देता है स्टूडेंट शुड जो ज़रूरी होती है, जो कैसी होती है? नेसेसरी। तो नेसेसरी से हम यहाँ पर नेसेसिटी को लिंक करके ए वाले को टिक करते। यू कैन, माइट और विल में कहीं पर भी नेसेसिटी शो नहीं होती, यू शुड जो है वो नेसेसिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था मॉडल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इडियम्स और फ्रेजेस से एक इडियम, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का क्या मतलब होता है? सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब धरती का नमक। धरती का नमक कहते हैं ना कि मैंने उसका नमक खाया है। अच्छा, जब हम ऐसा वाला सेंटेंस कहते हैं कि भाई मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है, राइट, इसका मतलब ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ और मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। इससे हम इसको डिकोड कर सकते हैं। समवन हु इज़ वेल्दी। अच्छा, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या समवन हु इज़ वेल्दी है? नहीं, ये तो ऑनेस्टी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो बी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया है समवन हु इज जेन्युइन, गुड एंड ऑनेस्ट। जेन्युइन है, गुड है और ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये है इस इडियम का मतलब सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब इंसान अच्छा है, सही है, ऑनेस्ट है, बिजी नहीं है, मिस्टर अजीबो गरीब नहीं है, भाई वो तो ईमानदार इंसान है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये कहाँ से था स्टूडेंट? ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का था। ठीक है, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड डैश द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे डैश द नियरेस्ट इन। नियरेस्ट इन का मतलब होता है सराहा, मतलब रहने की जगह, एक रात जहाँ पर वो काट सके ट्रैवलर। तो ट्रैवलर ने किसान से पूछा कि क्या वो इसे बता सकते हैं कि रात को वो कहाँ रुके, कोई इन सराहा वगैरह उन्हें बता सके कि वो कहाँ पर स्टे कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिला के मॉडल ये क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन से है, राइट। तो प्रेपोजिशन हमारे पास यहाँ पर दो दिए हैं, सिर्फ दो ही प्रेपोजिशन यहाँ पर दिए हैं, एक है टू और एक है ऑफ। अब आपको टू और ऑफ को, क्योंकि पहले में दिया हुआ है टू ऑफ, ऑफ ऑफ, ऑफ टू और टू ऑफ, अब आपको देखते हैं कि क्या दोनों में ऑफ ऑफ लगने वाला है, दोनों में टू टू, या पहले में टू और दूसरे में ऑफ, या पहले में ऑफ और दूसरे में टू लगने वाला है। देखो, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द फार्मर, इंक्वायर्ड द फार्मर में आएगा स्टूडेंट्स इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, ऑफ यहाँ पर आएगा, पहले में आएगा ऑफ। ऑफ क्यों? क्योंकि ऑफ जो होता है ना स्टूडेंट्स, जब हमें ये बताना होता है ना कि इसने इससे पूछा, दैट ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द फार्मर। अब फ्रॉम तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं, तो फ्रॉम हम लगा ही नहीं सकते, इंक्वायरी कर रहा है, फ्रॉम इधर है ही नहीं, तो फ्रॉम से भी थोड़ा ज़्यादा
फॉर्मल वाला जो मॉडल रहता है या ट्रेडिशनल वे फ्रॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मॉडल है, हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ। तो पहले में आएगा ऑफ, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, दूसरे में आएगा टू, पहले में आता ऑफ। ठीक है, तो ऑफ और टू वाला यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होना था। जिसने सी करेक्ट किया होगा उसे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉइसेस से कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए। क्वेश्चन है, इज सारा राइटिंग ए नॉवल। तो ये इनने जो वॉइस पूछी हुई है, वॉइस को चेंज करने के लिए जो पूछा है, सेंटेंस आपको ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में दिया है, आपको उसको पैसिव में चेंज करना है और है भी इंटरोगेटिव फॉर्मेट। अब वॉइसेस को जब भी चेंज किया जाता है सबसे पहला ध्यान उसके मेन वर्ब को दिया जाता है। तो यहां पे लिखा है राइटिंग, राइटिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब भी फोर्थ फॉर्म को पैसिव में चेंज किया जाता है तो वहां पर आता है स्टूडेंट्स बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब अगर यहां पर राइटिंग लिखा है तो यहां पर आना था बीइंग रिटन। अब बीइंग रिटन फर्स्ट में भी बीइंग रिटन है, सेकंड में भी बीइंग रिटन है, मतलब आंसर फर्स्ट और सेकंड में छुपा हुआ है। बाकी चीजें देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगा है, इज। तो इज जो होता है आपको पता है, जब भी हम पैसिव फॉर्म में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उसी फैमिली का रखते हैं जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है। ऊपर क्या है स्टूडेंट, इज, मतलब पैसिव में जब ये चेंज होगा तो वो इज, एम, आर इन तीनों में से ही कुछ होगा। लेकिन दूसरे में तो हमारे पास इधर इज का हैड बना दिया है, मतलब बी बिल्कुल गलत होता। आपके पास जो आंसर करेक्ट होता है इधर वॉइसेस में वो होता स्टूडेंट्स ए पार्ट करेक्ट होता, बी सी डी ये सारे के सारे रॉन्ग होते। ठीक है, तो ये वॉइसेस से भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये आ गया रीअरेंजमेंट का सवाल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, सेंटेंस को रीअरेंज करो। पी है वी मस्ट रीड, Q is if we want to absorb the fruit of great literature but with concentration, them not as we do cricket stories. तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? इसका राइट सीक्वेंस देखो, अगर हम वी से शुरू करते, वी मस्ट रीड, अच्छा वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज, रीड के बाद देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज। तो ये सेंटेंस थोड़ा, अगर इसके बाद में पी के बाद एस लिखती, फिर आर लिखती और फिर क्यू लिखती, ये सेंटेंस थोड़ा अजीब हो जाता। इसका करेक्ट सीक्वेंस होता, इफ वी वॉन्ट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर। अगर हमें लिटरेचर का सही जो उसका जो फ्रूट है, उसका जो मतलब लिटरेचर की जो असल वैल्यू, अगर हम उसे असल में समझना चाहते हैं ना, पहले क्यों होता, वी मस्ट रीड, तो हमें पढ़ना चाहिए। वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज बट विद कंसंट्रेशन। तो पहले होना था क्यू वाला, फिर होना था पी, फिर एस और फिर आना था आर। इफ यू वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर वी मस्ट रीड देम, देम मतलब लिटरेचर, इट इज रेफरिंग टू लिटरेचर। वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज बट विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट होता। नेक्स्ट, चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन अवार्ड। चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंसमेशन, कंसमेशन का आपको इधर साइनोनिम बताना, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। कंसमेशन, समेशन, तो इसका मतलब होता है कंप्लीशन, इसका मतलब होता है जो चीज़ पूरी कंप्लीट हो गई हो।
तो कंप्लीशन तो यहीं पे दिख रहा है यहाँ पर, अल्टीमेट कंप्लीशन, डी वाला, तो इसका डी करेक्ट होता। फेलियर तो नहीं होता, एक्ट ऑफ डिवोरिंग, डिवोरिंग इस किसी चीज को तेजी से हड़प जाना है ना, या खा जाना या निगल जाना। फॉरगिवनेस इज माफ कर देना किसी को, तो ना ए होता ना बी ना सी। साइनोनिम है मतलब सेम वर्ड है, तो वो होता अल्टीमेट कंप्लीशन। लास्ट क्वेश्चन जो पूरे इंग्लिश के पेपर, मतलब क्वेश्चन 10 थे इंग्लिश से, तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो एंटोनिम था। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको एंटोनिम बताना है। डिसोल्यूट का आपको एंटोनिम बताना है। देखो डिसोल्यूट का मतलब पहले पता होगा तभी तो इसका एंटोनिम बता पाएंगे। डिसोल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके अंदर मॉरलिटी तो बिल्कुल जीरो हो, शून्य हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर गुड वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है, उसे कहते हैं डिसोल्यूट। तो डिसोल्यूट वो है जिसके अंदर मोरालिटी थोड़ी सी भी नहीं है, तो इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉरल। मॉरल इसका ऑपोजिट वर्ड होता। ऑनेस्ट भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर इसका डायरेक्ट एंटोनिम देखें तो वो मॉरल है, डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है इसका ऑनेस्ट। डायरेक्ट ऑनेस्ट का तो डायरेक्ट एंटोनिम डिसऑनेस्ट होता है ना, तो या करप्ट होता है, ऐसा वाला होता है, तो आप ये लिख सकते थे। तो पूरा पेपर को एनालाइज करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे 10, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से नहीं था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का कोई सवाल नहीं दिखा। एक क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस का, एक मॉडल्स का, एक प्रेपोजिशन का, आर्टिकल्स का सवाल भी नहीं था। एक क्वेश्चन जो था वो टेंसेस पे बेस्ड था, एक सवाल नरेशन का था, एक सवाल वॉइसेस का था, एक एंटोनिम, एक साइनोनिम था, ठीक है। और हमारे पास एरर पे था, एक क्वेश्चन एरर पे था हमारे पास, और एक रीअरेंजमेंट पे था। तो ये हो गया आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन जो हमें पेपर में पूछे गए थे। लेकिन आपका जो आने वाले, अगर आपका भी कोई पेपर है जो फ्यूचर में अभी शेड्यूल्ड है, फ्यूचर में आने वाला है आपका कोई एग्ज़ाम, तो आपको भी किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, आपको सब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का सेगमेंट है, कब कहाँ से कौन सा सवाल आ जाए इसका कोई श्योरिटी नहीं होती। तो यू हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस, ठीक है। एंड जिन्हें एग्जाम दिया है आज का उनको ऑल द बेस्ट। आई होप उनका स्कोर जो है इंग्लिश में ही नहीं बट बाकी वाले सब्जेक्ट्स में भी अच्छा रहा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स।